वेलकम एवरीबॉडी इन कॉमर्स विद इज। आज थोड़ा हटके, पढ़ाई के बाहर भी कॉमर्स की एक बहुत बड़ा दुनिया है। उस दुनिया की तरफ आज हम लोग नजर उठा के देखेंगे। आज हम लोग खुलासा करेंगे शेयर मार्केट की। क्या है शेयर मार्केट, कैसे ये काम करता है, कैसे शेयर मार्केट से आप पैसा कमा सकते हो, कैसे आप रिच बन सकते हो, और शेयर मार्केट को समझने के लिए क्या बहुत नॉलेज की जरूरत है, इंटरनेशनल नेशनल इकोनॉमी का नॉलेज जरूरत है, या नॉलेज ना होने से भी आप शेयर मार्केट पे जीत सकते हो। ये सब कुछ का हम लोग खुलासा करेंगे। और भी खुलासा करेंगे म्यूचुअल फंड का। क्या है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड से कैसे इन्वेस्ट किया जा सकता है, कैसे म्यूचुअल फंड से प्रॉफिट कमाया जा सकता है, और फाइनेंस मार्केट की हर पहलू हम लोग कवरेज देंगे। ये सिर्फ आपका पढ़ाई के लिए नहीं है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जो पर्सन स्टूडेंट नहीं है फिर भी शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, शेयर मार्केट से रिच बनना चाहते हैं, सभी के लिए है। आज से एक नई जर्नी शुरू करेंगे हम लोग, जिसमें जैसे पढ़ाई चल रहा था हम लोगों का क्लास 11 का, 12 का, ग्रेजुएशन का, CA, CS, CMA सभी का, वो तो चलेगा ही। लेकिन आज से हम लोग करियर की तरफ भी नजर घुमाएंगे। हम लोग देखेंगे शेयर मार्केट से कैसे हम लोग रिच बन सकते हैं। तो शुरू करते आज का वीडियो। देयर इज अ मिथ कि शेयर मार्केट जुए का अड्डा है, और कोई कोई बोलता है ये सोने का खाना है। कौन सा बात सही है, सोचा है कभी? शेयर मार्केट आपको बहुत रिच पर्सन बना सकते हैं। उसका मिसाल भी सारी दुनिया में फैला हुआ है। और ये मार्केट आपको आसमान से जमीन पे ला सकता है, एक रात में आपको लूट सकता है मार्केट। तो कैसे बांचेंगे इससे, हम लोग देखते हैं कैसे शेयर मार्केट ग्रोथ दिया है। अगर आप 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करते कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक में, तो वो कुछ साल के अंदर, 5, 7, 10, 20 साल के अंदर वो स्टॉक आपको कैसे मुनाफा देते, कैसे आप रिच आदमी बनते। देखिए MRF लिमिटेड, अगर आप ईयर 2002 में कोई एक शेयर खरीदते तो आपका भाव था, आपका प्राइस चल रहा था 885 रुपीज, 885। 2021 में यानी 19 ईयर्स में उसका भाव बढ़ के हो गया रुपीज 96,973, यानी कि 19 ईयर्स में इसका ग्रोथ हुआ है 109 टाइम्स। परसेंटेज में बोले तो 10,957%। अब देखिए आइशर मोटर, इस शेयर में अगर आप ईयर 1999 में कोई एक शेयर रुपीज 1.20, यानी उसका प्राइस चल रहा था ₹1.20 लगाते आप कोई एक शेयर में, 2017 में यानी 18 ईयर्स में उसका वैल्यू हो गया 3,200। सोचा है ग्रोथ कितना हुआ है, कितना टाइम्स ग्रोथ है? 2667 टाइम्स, लगभग 2700 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है। आज से 18 साल पहले आप रुपीज 1 लाख आइचर मोटर के शेयर में लगाते तो वो बढ़ के आज हो जाता 26 करोड़ 67 लाख। इन्फोसिस, अब इन्फोसिस को देखिए, 1999 में कोई एक शेयर का इन्फोसिस का प्राइस चल रहा था 18.42, और 2021 में कोई एक शेयर का प्राइस बढ़ के हो गया 1757, यानी कि लगभग 95 टाइम्स का ग्रोथ हुआ है। अगर आप रुपीज 1 लाख इन्वेस्ट करते आज से 22 साल पहले, तो वो लगभग बढ़ के 94 लाख, 95 लाख हो जाता। अब TCS में 2004 में कोई एक शेयर का प्राइस चल रहा था रुपीज 120, और 17 ईयर्स बाद 2021 में इसका प्राइस हो गया 3730, यानी कि 31 टाइम्स इसका ग्रोथ है। कितना ईयर में? 17 ईयर्स में। अगर आप रुपीज 1 लाख इन्वेस्ट करते 17 ईयर्स में, ये बढ़ के हो जाता आपका 31 लाख। फिर देखिए अवंती फीड्स, 2012 में इसका प्राइस चल रहा था कोई एक शेयर का 9 रुपीज, 2017 में इसका प्राइस हो गया 952, मतलब 105 टाइम्स का ग्रोथ। अगर रुपीज 1 लाख लगाते आप विद इन 5 ईयर्स, ये बढ़ के हो जाता 1 करोड़ 5 लाख। अजंता फार्मा, 2009 में एक शेयर का प्राइस चल रहा था 6.91, 2021 में इसका प्राइस बढ़ के हो गया 2292, लगभग 2300। 12 ईयर्स में इसका ग्रोथ है 332 टाइम्स, यानी अगर रुपीज 1 लाख लगाते 12 साल पहले, तो वो बढ़ के आज हो जाता 3 करोड़ 32 लाख। HDFC, इन ईयर 1999 इसका प्राइस था एक शेयर का 5.52, और 2021 में 22 साल बाद इसका एक शेयर का प्राइस हो गया 1688, यानी कि 306 टाइम्स ग्रोथ है। अगर आप 1 लाख लगाते तो इस पीरियड में, इस 22 इयर्स की जर्नी में, ये बढ़ के हो जाता 3 करोड़ 6 लाख। कैप्लिन पॉइंट लैब, 2014 में एक शेयर का प्राइस था 39.54, 2021 में यानी 7 इयर्स जर्नी में इसका प्राइस हो गया 933, यानी कि 7 इयर्स में लगभग 23.59 टाइम्स ग्रोथ है। यानी अगर 1 लाख रुपीज लगाते आप इस 7 इयर्स में, ये बढ़ के हो जाता आपका
23,59,000। रिलैक्सो फुटवेयर 2011 में इसका एक शेयर का प्राइस चल रहा था 14.30 और 2021 में यानी 10 इयर्स जर्नी में इसका प्राइस हो गया 1314 यानी 1314 यानी कि 94 टाइम्स। अगर 1 लाख रुपीज लगाते इस 10 इयर्स में ये ग्रोथ होके हो जाता आपका 94 लैक्स। लाओपाला आरजी 2009 में इसका एक शेयर का प्राइस चल रहा था 2.61। 2017 आते आते इसका एक शेयर का प्राइस हो गया ₹324 यानी 8 इयर्स में 124 टाइम्स ग्रोथ है। यानी कि ₹1 लाख अगर लगाते 8 ईयर में वो बढ़ के हो जाता 1,24 लाख। अब कोई बोलता है कि ये पार्टिकुलर स्टॉक ढूंढ के निकालना बहुत कठिन होता है, कोई एक पार्टिकुलर शेयर किसका इतना ग्रोथ होगा ये तो समझ में नहीं आएगा। तो एक बात आप कर सकते हो, यानी आप सीधे निफ्टी या सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर देते। निफ्टी और सेंसेक्स क्या है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये शेयर इंडेक्स है, ये शो करता है मार्केट का मूवमेंट। अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं 1999 में निफ्टी था 890, आज 2021 में निफ्टी बढ़ के हो गया 18,477 यानी कि 22 इयर्स में 21 टाइम्स ग्रोथ हुआ है। अगर आप 1 लाख लगाते 22 साल पहले वो आज बढ़ के 21 लाख हो जाता। अगर सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक इंडेक्स है 1980 में उसका इंडेक्स था 100 और आज वो बढ़ के हो गया 60,923। तो 41 इयर्स में अगर आप ग्रोथ देखना चाहते हो तो 108 टाइम्स ग्रोथ है, 108 टाइम्स। यानी कि अगर आप ₹1 लाख लगाते आज से 40 साल पहले तो वो आज बढ़ के हो जाता 1,80 लाख। तो ये सब सुन के लग रहा है कि शेयर मार्केट तो सोने का खान है, अब हाथ डालोगे सोना निकलेगा। ऐसा बात नहीं है। ऐसा बहुत सारा कंपनीज है जिसकी शेयर में अगर आप पैसा लगाते तो आज आप भिखारी बन जाते। रिलायंस कम्युनिकेशन एक बहुत ही दमदार कंपनी था, अनिल अंबानी का फ्लैगशिप कंपनी था। 2007 में इसका एक शेयर का प्राइस चल रहा था 786। 2021 में वही एक शेयर का प्राइस आ गया ₹3 के आसपास, यानी 14 इयर्स में इसका फॉल हुआ है 266 टाइम्स। अगर आप ₹1 लाख लगाते तो 14 इयर्स में उसका वैल्यू हो जाता ₹375 ओनली। सुजलन एनर्जी 2008 में इसका एक शेयर का प्राइस चल रहा था 424 और आज की डेट में उसका एक शेयर का प्राइस है 7.25 यानी कि 13 इयर्स इसका फॉल हुआ है 59 टाइम्स। यानी अगर ₹1 लाख लगाते आप तो इस 13 इयर्स में वो घट के हो जाता 1710। अवन ऑफशोर इस शेयर का प्राइस 2007 में चलता था 5,200 और 2020 में वो घट के हो गया ₹26.30 यानी कि 198 टाइम्स फॉल हुआ है 13 इयर्स में। यानी कि अगर ₹1 लाख लगाते आप इस शेयर में तो 13 इयर्स में ये गिर के हो जाता आपका ₹505। किंगफिशर एयरलाइन अगर 2011 में आप ₹26 एक शेयर खरीदते इस कंपनी का तो 2021 में 10 इयर्स बाद उसका प्राइस हो गया ₹1 ओनली, यानी कि 26 टाइम्स फॉल हुआ इसका ग्रोथ में। अगर आप ₹1 लाख लगाते तो इस पीरियड में 10 इयर्स में वो घट के हो जाता 3846। नेक्स्ट देखिए यूनिटेक 2008 में एक शेयर का प्राइस था 519, 2019 में उसका प्राइस आ गया ₹1.35 यानी 11 इयर्स में 384 टाइम्स फॉल हुआ है प्राइस में। अगर आप ₹1 लाख लगाते तो इस 11 ईयर में वो घट के ₹260 में आ जाता। जॉय कॉर्पोरेशन 2017 में इसका एक शेयर का प्राइस था ₹1176 और 2019 में 12 इयर्स में वो घट के 74 में आ गया। यानी अगर 1 लाख लगाते इस पीरियड में इस 12 इयर्स में वो घट के हो जाता 6293। HFCL एक समय का बहुत नामदार कंपनी था। 2000 में एक शेयर का प्राइस था 2138 और 2013 आते आते यानी कि 13 इयर्स में उसका प्राइस आ गया 7.55 यानी फॉल हुआ है 283 टाइम्स। अगर आप ₹1 लाख लगाते इस 13 इयर्स में वो घट के ₹353 में आ जाता। तो इससे क्या पता चला, इतना आशा नहीं है शेयर मार्केट में पैसा कमाना। आप यहां पर करोड़पति भी बन सकते हो और रातों रात भिखारी भी बन सकते। तो कैसे जीतेंगे यहां पर? कोई बोलता है कि भाई जरूरत क्या है यहां पर पैसा लगाने का, इतना रिस्की है। लेकिन आप कभी सोच के देखे हो ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है जो आपको जैसे आइचर मोटर में हुआ था 18 इयर्स में 2667 टाइम्स ग्रोथ, यानी कि 18 इयर्स में ₹1 लाख बढ़ के हो रहा था 26,67 लाख। ऐसा ग्रोथ कौन दे सकता? आप चाहो तो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करो, पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट करो, गवर्नमेंट बॉन्ड में फिक्स डिपॉजिट करो, रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करो,
कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जो आपको इतना ग्रोथ दे सके। आप अगर बैंक या एफडी में इन्वेस्ट करते तो कितना मिलता आपको? आपका ₹1 लाख 20 साल में बढ़ के कितना होता? 4-5 लाख 6 लाख। लेकिन यहां पर देखिए आपका 1 लाख बढ़ के लगभग 25 करोड़ हो रहा है विद इन 15-20 ईयर्स। मतलब शेयर मार्केट को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन रिस्क तो है यहां पर पैसा डूबने का। तो कैसे डिसीजन लेंगे, कैसे हम लोग जीतेंगे, यहां पर वही सीखेंगे इस चैनल में। आने वाला जितना भी वीडियो आएगा उसमें यही डिस्कस करेंगे। आपको जानना है क्यों शेयर मार्केट में पैसा डूब जाता है, कैसे जीतेंगे यहां पर। देखिए जनरली वही लोगों का पैसा डूबता है जो व्हिम्सिकली चलता है, किसी की बातों में आके पैसा इन्वेस्ट कर देता है। तो जीतने का टेक्निक क्या है? फिर आपको एक गहरा नॉलेज होना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के पहले आप शेयर मार्केट को पहचानिए, जानिए इसको। सिर्फ शेयर मार्केट को नहीं, इसके साथ रिलेटेड बहुत सारा पहलूज है, हर पहलू को जानिए। तो शेयर मार्केट में जीतने का सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है नॉलेज एक्वायर करना। आपको जानना है शेयर मार्केट का हर पहलू। इस चैनल में हम लोग शेयर मार्केट के साथ जुड़ा हुआ हर पहलू के बारे में खुलासा करेंगे। शेयर मार्केट को समझने के लिए एक कंट्री का इकोनॉमी कैसे मूव करता है, कैसे रन करता है इकोनॉमी, वो थोड़ा सीख लेना चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्शन अच्छा होगा तो शेयर मार्केट समझना आसान हो जाता है। देखिए कोई एक इकोनॉमी का दो पहलू होता है, एक को कहते हैं सरप्लस यूनिट और दूसरे को कहते हैं डेफिसिट यूनिट। सरप्लस यूनिट किसे कहते हैं? जिस यूनिट का इनकम एक्सपेंसेस से ज्यादा हो रहा है। मानो आपका फैमिली का मंथली इनकम है 1 लाख और आपका फैमिली का मंथली एक्सपेंस है 70,000, तो 30,000 आप सेव कर रहे हो। जैसे आपका फैमिली या हाउस होल्ड सेक्टर सेव करता है, वैसे बिजनेस भी सेव कर सकता है। कोई एक बिजनेस का इनकम ईयरली है 10 करोड़ और खर्च है 2 करोड़, तो 8 करोड़ का सेविंग हो रहा है। तो ये जो सेव्ड फंड है, ये सेव्ड फंड को अगर ये हाउस होल्ड या ये बिजनेस हाउस खुद पकड़ के बैठा है, अपना घर में अंडर लॉक एंड की रख दिया है, तो उस फंड का कोई मतलब नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में उस सेविंग्स का कोई अहमियत नहीं है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। हर एक देश का इकोनॉमिक या फिनेंशियल सिस्टम क्या चाहते हैं? इस सेविंग को बाहर निकाले। कैसे बाहर निकाले? यहां पर एक्चुअली फाइनेंशियल सिस्टम आ जाता है। हम लोग आसान तरीके से समझने के लिए सोच रहे हैं कि बैंक आ जाता है। बैंक इन लोगों को बोला आपका जो भी सेविंग है वो सेविंग हमको दो, हम आप लोगों को इंटरेस्ट पे करेंगे। तो इन लोगों ने देखा इस पैसे को, इस फंड को आईडी छोड़ के रखेंगे, अपना घर में रख देंगे तो उससे तो कोई पैसा बढ़ेगा नहीं, लेकिन बैंक में अगर जमा करेंगे तो बैंक हम लोगों को इंटरेस्ट देगा। तो इस कारण से इन लोग क्या किया, बैंक में वो पैसा जमा कर दिया। अब बैंक क्या करेगा? बैंक इस पैसे को डिफिजिट सेक्टर में चैनलाइज करेगा। डिफिजिट सेक्टर मतलब जिन लोगों का पैसा का जरूरत है, यानी कि जिन लोगों का एक्सपेंसेस इनकम से ज्यादा है, इसको डिफिजिट सेक्टर जनरली कहते हैं। मानो कोई हाउस होल्ड है, इस हाउस होल्ड का कोई सेविंग्स नहीं है, लेकिन फिर भी ये चाह रहा है कि ये घर बनाए। घर बनाने में 50 लाख लगेगा, कहां से मिलेगा? ये हाउस होल्ड बैंक के पास गया और बैंक से लोन मांगा। या कोई हाउस होल्ड कोई कार खरीदेगा, उनके पास 10 लाख नहीं है कार खरीदने का, तो वो भी बैंक के पास गया। बैंक को बोला भाई बैंक हमको लोन दो। बैंक इन लोगों को लोन दिया। बैंक का लाभ क्या होगा? बैंक मानो इन लोगों से 5% इंटरेस्ट लेके फंड लिया था और इन लोगों को मानो 12% इंटरेस्ट में फंड दे रहा है। तो इन लोग फंड लेके क्या करेगा? घर बनाएगा, कार खरीदेगा। अब घर बनाने से या कार खरीदने से लाभ क्या होगा इकोनॉमी का? अब अगर घर बनाओगे तो उसका इंपैक्ट कहां मिलेगा? अब स्टील खरीदोगे, अब सीमेंट खरीदोगे, आपकी घर बनाने में मजदूर लगेगा, उन लोगों को वेज पेमेंट करना पड़ेगा। तो स्टील का डिमांड, सीमेंट का डिमांड, घर बनाने में जो भी मटेरियल लगता है उस सब का डिमांड बढ़ेगा। यानी कि जो लोग वो चीज बनाता है उन लोगों का प्रॉफिट बढ़ेगा। उन लोगों का प्रॉफिट बढ़ेगा तो वो लोग फिर से इन्वेस्ट कर सकेगा, फिर से इन्वेस्ट करेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और एक पहलू है, मानो कोई एक बिजनेस हाउस वो चाहता है कि न्यू फैक्ट्री एस्टैब्लिश करे, लेकिन न्यू फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने के लिए जो पैसा लगता है इनके हाथ में नहीं है। तो ये क्या करेगा? ये भी बैंक से लोन लेगा बिजनेस हाउस। इनके पास कैपिटल का शॉर्टेज था तो बिजनेस बैंक से लोन लिया। लोन लेके वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। कहां इन्वेस्ट करेगा? न्यू फैक्ट्री में, न्यू बिजनेस में। इसे कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। बिजनेस का पहले कैपिटल नहीं था, बैंक से लोन लिया, कैपिटल फॉर्म कर गया। देखो यहां पर जो सेविंग्स हुआ था, ये लोग अगर सेविंग्स को पकड़ के बैठा रहते तो इकोनॉमी का कैपिटल फॉर्मेशन में उसका कोई साझेदारी नहीं होता। उस फंड को, उस सरप्लस फंड को थ्रू बैंक्स
चैनलाइज्ड होके जब डेफिसिट सेक्टर के पास आ गया और डेफिसिट सेक्टर फैक्ट्री बनाने के लिए या बिजनेस चालू करने के लिए उस फंड को इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। अब कैपिटल फॉर्म करेगा तो क्या होगा, न्यू फैक्ट्री एस्टैब्लिश होगा तो लाभ क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट होने से दो चीज होता है, एक तो है इनकम जनरेट करता है, जो भी लोग वहां पर नौकरी मिला है, जो भी वर्कर को, जो भी एम्प्लॉयज को वहां पर नौकरी मिला है, उन लोगों का इनकम बढ़ जाता है। इनकम बढ़ेगा तो क्या होता है, वो लोग ज्यादा सेव करेगा, ज्यादा सेव करेगा तो क्या होगा, फिर न्यू कैपिटल फॉर्मेशन होगा। यही साइकिल तो चलता रहेगा, ज्यादा सेविंग तो ज्यादा वो लोग बैंक में पैसा जमाएगा, बैंक में ज्यादा पैसा जमा करेगा तो न्यू कैपिटल फॉर्मेशन होगा। फिर इधर से देखिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का मतलब क्या है, वो लोग ज्यादा खर्च करेगा। मानो पहले कोई नांगा पैर चलता था, आप क्या करेगा, जूता खरीदेगा। मानो किसी का घर नहीं था तो आज घर बनाने का कोशिश करेगा तो उनको स्टील, सीमेंट एक्सेट्रा खरीदना पड़ेगा। यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने का मतलब क्या है, उन लोगों का न्यू डिमांड क्रिएशन होगा, वो लोग ज्यादा खरीदने का कोशिश करेगा। अब ज्यादा खरीदने का कोशिश करेगा तो उसको फुलफिल करने के लिए, इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, न्यू इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, न्यू फैक्ट्री लगेगा। जो भी फैक्ट्रीज अभी काम कर रहा था उन लोगों का इतना कैपेसिटी नहीं है कि वो लोग ये न्यू डिमांड को फुलफिल करे, तो न्यू फैक्ट्री एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। अब न्यू फैक्ट्री एस्टैब्लिश होगा तो न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो फिर इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो फिर सेविंग बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगा, और ये सिलसिला जारी रहेगा, ये जर्नी जारी रहेगा। जितना सेविंग बढ़ेगा न्यू कैपिटल फॉर्मेशन होगा, न्यू कैपिटल फॉर्मेशन होगा तो न्यू इन्वेस्टमेंट होगा। क्यों न्यू इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि इस डिमांड को फुलफिल करना है। अब ऐसे क्या होगा, फिर न्यू एम्प्लॉयमेंट होगा, न्यू कैपिटल फॉर्मेशन होगा, न्यू फैक्ट्री का एस्टेब्लिशमेंट होगा तो फिर न्यू एम्प्लॉयमेंट होगा, न्यू एम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर इनकम बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ने से फिर बैंक के थ्रू उस सेविंग्स जाके इस सेक्टर के पास चला जाएगा, इस सेक्टर फिर यही काम करता रहेगा। ये जो साइकिल है ये चलता रहेगा। ये साइकिल जितना जल्दी चलेगा, ये साइकिल जितना बार रोटेट करेगा, उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता रहेगा। कोई एक कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये एक आसान सा मॉडल है। इस मॉडल में सबसे ज्यादा क्रिटिकल रोल जो प्ले कर रहा है वह है ये बैंक। एक्चुअली इसे हम लोग बैंक नाम बोल के फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। आसानी से समझने के लिए हम लोग बैंक बोले थे, लेकिन इसको एक्चुअली फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। कोई एक सरप्लस यूनिट से उनका सेविंग्स को बाहर निकाल के कैपिटल फॉर्मेशन में चैनलाइज करता है जो सिस्टम, उसे हम लोग फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं। अभी हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है वो सीखा। अब इस जो भी डायग्राम है इसका सिग्निफिकेंस यही है, हम लोग एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम इज अ मैकेनिज्म। कैसा मैकेनिज्म, जो सरप्लस सेक्टर से फंड को लाके डेफिसिट सेक्टर में डालता है और डेफिसिट सेक्टर उस फंड को यूज करके अपना जो भी डिमांड है वो फुलफिल करता है, और इससे क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। अब यहां से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम में कौन कौन पार्टिसिपेंट है, क्या क्या रहता है, ये देख लेते हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसको अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो देखेंगे पहले क्या है, रेगुलेटरी बॉडीज। रेगुलेटरी बॉडीज मतलब ये जो भी बॉडीज है, ये बॉडीज क्या करता है, रेगुलेट करता है, टोटल फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करता है। जैसे कि DEA यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, IRDA, ये सब वेरियस स्टैट्यूटरी बॉडीज है जो फाइनेंशियल सिस्टम को रेगुलेट करता है। हम लोग बाद में दूसरा वीडियो लाएंगे और उसमें ये जो भी इंस्टीट्यूशंस है इसके बारे में भी जानेंगे। उसके बाद है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और इंटरमीडियरीज। इसमें क्या आता है, बैंकिंग सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बैंक एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है डेफिसिट सेक्टर को फंड सप्लाई करने के लिए। जो भी सरप्लस सेक्टर फंड जनरेट कर रहा है, सेविंग कर रहा है, उस सेविंग अगर वो घर में रख देते तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता ही नहीं। उस फंड जनरली चैनलाइज्ड होके डेफिसिट सेक्टर में आ जाता है थ्रू बैंकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंटिटी। उसमें जैसे होता है आपका NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जैसे इक्विपमेंट लीजिंग कंपनीज। ये लोग जनरली एसेट खरीदने में या फैक्ट्री एस्टैब्लिशमेंट में लोन सप्लाई करता है। नेक्स्ट होता है आपका अदर्स। अदर्स में क्या आ सकता है, म्यूचुअल फंड्स आ सकता है, इसमें यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसमें स्टॉक ब्रोकिंग फर्म्स, ये जो भी इंस्टीट्यूशंस है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स मतलब जो भी एसेट्स फाइनेंस मार्केट में आप
खरीदते हो बेचते हो, जैसे कि शेयर हुआ, डिवेंचर हुआ, बिल्स हुआ, ट्रेजरी बिल्स हुआ, कॉमर्शियल बिल्स हुआ, कॉमर्शियल डिपॉजिट हुआ, फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट हुआ, ये सब को हम लोग फिनेंशियल एसेट्स कहते हैं। नेक्स्ट है आपका फिनेंशियल मार्केट। फिनेंशियल मार्केट क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल मार्केट जनरली फंड सप्लायर है। जनरली देयर आर थ्री पार्ट्स इन अ फाइनेंशियल मार्केट। एक तो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एक है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। अब कैपिटल मार्केट का दो पहलू होता है, एक है इक्विटी मार्केट, दूसरा है डेट मार्केट। हम लोग अलग डायग्राम लेके फाइनेंशियल मार्केट को थोड़ा गहराई से समझेंगे। नेक्स्ट होता है आपका फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें क्या आता है? लीजिंग एंड हायर परचेज, आपका वेंचर कैपिटल, आपका फैक्टरिंग, कॉर्पोरेट एडवाइजरी, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, ये सब आपका फिनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। ये सब इंस्टीट्यूशंस का काम क्या है, कैसे करता है, इसके लिए अलग वीडियो करेंगे। लेकिन आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं फिनेंशियल मार्केट में घुसने का। फिनेंशियल मार्केट क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट को समझने के लिए। फिनेंशियल मार्केट क्या है? फिनेंशियल मार्केट जनरली सप्लाइज फाइनेंस रादर कैपिटल। एक बिजनेस हाउस को काम चलाने के लिए कैपिटल का जरूरत है, उस कैपिटल प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट का जनरली तीन पहलू है। एक है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसमें फॉरेन एक्सचेंज का ट्रेड होता है। मानो आप यूएस से कुछ खरीद के लाओगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर लगेगा। डॉलर कहां से मिलेगा आपको? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग अपना डिस्कशन कॉन्फाइन करेंगे विद इन रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ ए बिजनेस। मतलब एक बिजनेस कहां से अपना कैपिटल उठाता है उसको समझते हैं। एक बिजनेस को दो तरीका का कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, एक है शॉर्ट टर्म कैपिटल, दूसरा है लॉन्ग टर्म कैपिटल। शॉर्ट टर्म कैपिटल का मतलब शॉर्ट पीरियड के लिए, जनरली लेस देन 1 ईयर, एक साल की कम पीरियड के लिए जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, एक साल के अंदर जो कैपिटल आपको रिटर्न कर देना है। मतलब मैंने किसी से उधार लिया लेकिन एक साल के अंदर वो पैसा हमको वापस देना है, ऐसा फंड लग सकता है। और लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी लग सकता है। लॉन्ग टर्म फाइनेंस मतलब आज हम लोगों ने उधार लिया लेकिन ये पैसा हम लोग वापस देंगे 1 साल के बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद। जो कैपिटल लॉन्ग टर्म में लगता है उसे हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल कहते हैं। अब सोचिए बिजनेस का शॉर्ट टर्म फाइनेंस क्यों लगता है? रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, वर्कर को पेमेंट करने के लिए, ओवरहेड कॉस्ट यानी कि रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा पे करने के लिए। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंस क्यों लगता है? मशीन खरीदने के लिए, बिल्डिंग खरीदने के लिए, लैंड खरीदने के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस कहां से आएगा? बिजनेस का उनका रिक्विजिट कैपिटल सप्लाई के लिए देयर आर टू मार्केट्स, वन इज कॉल्ड मनी मार्केट, अनदर इज कॉल्ड कैपिटल मार्केट। जो मार्केट से बिजनेस अपना शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए कैपिटल उठाता है उसे मनी मार्केट कहते हैं। और बिजनेस ये जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस उठाते हैं ये कहां से उठाते हैं? कैपिटल मार्केट से उठाता है। अब मनी मार्केट का भी बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है, जैसे कि कॉल मनी मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट, रिपोज मार्केट एटसेट्रा। अब हम लोग कैपिटल मार्केट के बारे में समझेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा कि कैपिटल मार्केट क्या करता है? लॉन्ग टर्म फंड सप्लाई करता है, यानी ऐसा फंड को हम लोग 1 साल के अंदर वापस नहीं करते। 1 साल के बाद वाला जो भी फंड कंपनी को लगता है, ज़्यादा समय के लिए जो फंड कंपनी उठाता है, उस फंड को कैपिटल मार्केट से हम लोग उठाते हैं। कैपिटल मार्केट का जनरली देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। वन इज इक्विटी मार्केट, अदर इज डेट मार्केट एंड थर्डली इज डेरिवेटिव मार्केट। अब डेट मार्केट का भी 2 पार्ट होता है, एक में कॉर्पोरेट डेट यानी कॉर्पोरेट बॉन्ड का ट्रेड होता है और दूसरा है गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट, उसमें गवर्नमेंट बॉन्ड का ट्रेड होता है। ये जो डेट मार्केट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं ये लॉन्ग टर्म डेट प्रोवाइड करता है, यानी कि जो डेट 10 साल, 5 साल, जनरली 1 साल से ज़्यादा समय के लिए जो डेट प्रोवाइड किया जाता है उस डेट को डेट मार्केट प्रोवाइड करता है। अब डेरिवेटिव मार्केट क्या है? डेरिवेटिव मार्केट में जनरली फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप्स, इस 4 तरीका का ट्रेड होता है। ये क्या है ये अभी समझने का नहीं है, ये बाद में समझेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं कैपिटल मार्केट का उस हिस्से में जो इक्विटी मार्केट के बारे में बात करता है। अब इक्विटी मार्केट का 2 हिस्सा होता है, एक को कहते प्राइमरी मार्केट और न्यू इश्यू मार्केट और दूसरे को कहते सेकेंडरी मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट यानी शेयर मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट और न्यू इश्यू मार्केट क्या है? अगर आप किसी कंपनी का शेयर सीधे कंपनी से खरीद रहे हो, यू आर परचेजिंग शेयर्स ऑफ ए पर्टिकुलर कंपनी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर कंपनी, तो इसे हम लोग प्राइमरी मार्केट या न्यू इश्यू मार्केट कहते हैं। इस मार्केट में सीधे कंपनी अपना शेयर इशू करके इन्वेस्टर से पैसा उठाता है। प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? कंपनी और इन्वेस्टर के बीच और कोई नहीं रहता, कंपनी सीधे इन्वेस्टर से पैसा उठा लेता है। और सेकेंडरी मार्केट क्या है? मानो कोई एक आदमी इन्फोसिस कंपनी का शेयर्स सीधे कंपनी से खरीदा है, यानी प्राइमरी मार्केट से खरीदा है। अब अगर उस आदमी उस शेयर को बेचना चाहते हैं तो कहां बेचेगा? बेचेगा शेयर मार्केट में,
यानी सेकेंडरी मार्केट में। जो इंस्ट्रूमेंट, जो सिक्योरिटीज, वो सिक्योरिटी शेयर भी हो सकता है, डेट यानी डिवेंचर भी हो सकता है, या बॉन्ड भी, कंपनी कॉर्पोरेट बॉन्ड भी हो सकता है, या गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है। ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट में ऑलरेडी इशू हो गया, उस इंस्ट्रूमेंट को, उस सिक्योरिटीज को दूसरे बार हम लोग सेकेंडरी मार्केट में सेल कर सकते हैं। अब इक्विटी मार्केट की तरह ही डेट मार्केट में भी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता है। अब अगर किसी ने कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड या कोई गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लिया है प्राइमरी मार्केट से, अभी पैसा का नीड है, तो उस बॉन्ड को बेचना है हमें, लेकिन जिससे आपने वो बॉन्ड खरीदा है, यानी जिसको आपने लोन दिया है, वो अभी आपका पैसा वापस नहीं देगा। वो तो बॉन्ड इशू किया है 5 साल के लिए या 10 साल के लिए, 10 साल के बाद आपका बॉन्ड का पैसा वो वापस देगा। तो उस बॉन्ड को, उस डेट इंस्ट्रूमेंट को अगर आप बेचना चाहते हो तो कहां बेचेंगे? बेचेंगे डेट मार्केट का, जो सेकेंडरी मार्केट होता है। डेट मार्केट का, सेकेंडरी मार्केट का मतलब जो डेट इंस्ट्रूमेंट प्राइमरी मार्केट से आप खरीदे हो, उस इंस्ट्रूमेंट को आप चाहो तो दूसरे किसी को सेल कर सकते हो। कहां सेल कर सकते हो? डेट मार्केट का, जो सेकेंडरी मार्केट होता है, उसमें। आज का वीडियो प्योरली एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें शेयर मार्केट क्या है, शेयर क्या है, इसके बारे में, या शेयर मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, कैसे शेयर मार्केट में पैसा कमाया जाता है, कैसे कोई एक पर्टिकुलर शेयर को हम लोग एनालिसिस करेंगे, कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे समझेंगे इस शेयर का प्राइस बढ़ सकता है, इस शेयर का प्राइस घट सकता है, इस सब के बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ। ये बहुत लंबा जर्नी है, शुरू हुआ है अभी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे फाइनेंशियल मार्केट को डिटेल से। आज जो फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात किया, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था। फाइनेंशियल मार्केट का हर पहलू को समझना है, देन ओनली यू कैन ग्रैब द आइडिया ऑफ शेयर मार्केट। आने वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग फाइनेंशियल मार्केट की हर पहलू के बारे में बोलेंगे। शेयर क्या है बोलेंगे, शेयर मार्केट क्या है बोलेंगे, और शेयर मार्केट कैसे ऑपरेशन करते हैं बोलेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आने वाला वीडियो के साथ और शेयर मार्केट का हर पहलू सीखते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।